हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 1869 को। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी का अल्प आयु यानी 13 वर्ष में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर और राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। याद रखिएगा, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की और वहीं रहने लगे। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला और यह अखबार गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने फिनिक्स, डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के रामराज के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। वे सामाजिक न्याय के उदार सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूं, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। याद रखिएगा, गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद का भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए और प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज की सत्ता नहीं मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे और इसे उन्होंने अग्नि बाण कहा है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है। गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया था। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी डरबन गए थे। वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। जनवरी 1915 में भारत लौटे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया था। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। याद रखिएगा, राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर जो प्रस्ताव था यह भी पारित हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता देनसा वाचा ने की थी। गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में 1901 में भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने बंबई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। याद रखिएगा, सत्याग्रह आश्रम की।
यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा के दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रिय समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राजविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। याद रखिएगा, महात्मा गांधी राजविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण कहां पर है, याद रखिएगा, बिहार में, तो चंपारण से सत्याग्रह जो है प्रारंभ किया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और यह गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को जो है एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, मार्केट समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देशी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफी प्रोत्साहन मिला। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक ऑन टू द लास्ट, याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक का नाम है ऑन टू द लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय अवधारणा का जो है प्रतिपादन किया था। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और कर बंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा और टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है, इनसे जो है गांधी जी काफी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार करने के लिए कठोर संघर्ष किया और गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है। इसके लिए या इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। 1917 और 1918 के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद और खेड़ा जो आंदोलन था, इसमें हिस्सा लिया। चंपारण और खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का जो आंदोलन था वो औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का यह प्रथम सत्याग्रह था, याद रखिएगा। तो बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है और 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बगान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चय करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बगान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। मामले की जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी गठित की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बगान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए और इस प्रकार गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा।
महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में आचार्य जेवी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, सीएफ एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, एच.एस. पोलाक इत्यादि शामिल थे। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। नाम याद रखिएगा, एन.जी. रंगा। इन्होंने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी। मालिकों के इस व्यवहार को इन्होंने गंभीरता से लिया और मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने और संघर्ष तेज करने के लिए इन्होंने खुद अनशन पर बैठने का फैसला लिया। इनके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा। वे सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने को राजी हो गए और बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। याद रखिएगा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थीं। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इन्हें वर्धा के एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था। वर्ष 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए और जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार के नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे और गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। चार्ल्स एंड्रयूज, जिन्हें दीनबंधु एंड्रयूज भी कहा जाता है, सेंट स्टीफेन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म, याद रखिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रयूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे नवंबर में भी यहां आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था तथा वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहां की जलवायु, भूमि और वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग के द्वारा या दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो।
गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनर्द्वार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित न हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। याद रखिएगा 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनके मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। यानी चतुर्दिक का मतलब हमारे चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आपसे क्या कहूं और कैसे कहूं। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी दीवान थे किस किस के? तो पोरबंदर के, राजकोट के और वांकानेर के, यानी उपयुक्त सभी राज्यों के। डी ऑप्शन। करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट, वांकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम काबा गांधी था। सेकंड नंबर है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? याद रखिएगा श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर। श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, याद रखिएगा। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई थी। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी और इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित श्यामलाल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया और इसके उपरांत इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से लॉ की पढ़ाई पूरी की। थर्ड नंबर है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का प्रकाशन किया था उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। याद रखिएगा, डी ऑप्शन। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। प्रश्न संख्या 4 है, फिनिक्स फॉर्म कहां है? फिनिक्स फॉर्म कहां है? तो याद रखिएगा डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। 5 नंबर है, एम के गांधी समर्थक थे। महात्मा गांधी किसके समर्थक थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के। डी ऑप्शन। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज को हटाने की इच्छा रखते थे और उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? याद रखिएगा सत्य तथा अहिंसा। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। 7 नंबर है, गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ए ऑप्शन। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा के द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। 8 नंबर है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? गांधी के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो गांधी के संदर्भ में जो सही है वो है डी ऑप्शन। गांधी जी के राज संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का भी ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा था कि मैं सच्चा समाजवादी हूं, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद का भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है।
अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। 9 नंबर है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? याद रखिएगा, हड़ताल को। हड़ताल का जो स्थान है सबसे अंतिम है। गांधी जी का सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान दिया गया है। प्रश्न संख्या 10 है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। देखिए सत्याग्रही जो होते हैं, सत्याग्रही, इनका उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, जो कि गलत है। एक कथन जो गांधी के सिद्धांत के बारे में दिया गया है, ए ऑप्शन, वो गलत है। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य होता है शत्रु को पराजित करना नहीं, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना। तो ये उद्देश्य है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है, क्या है? प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है, गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप जो है वो आपको बताना है। तो गरीबी का अस्थायित्व, ए ऑप्शन। देखिए गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का जो अस्थायित्व है वो हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी का कहना है कि जो गरीबी है इसका अस्थायित्व, यानी गरीबी का जो अस्थायित्व है वो हिंसा का क्रूरतम रूप है। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायोलेंस, याद रखिएगा। 12 नंबर है, गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए क्या तरीका बताया? गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए जो तरीका बताया वो क्या था? सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण, ए ऑप्शन। 13 नंबर है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो देखिए 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। गांधी जी 24 वर्ष के उम्र में 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यानी डरबन गए थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे। प्रश्न संख्या 14 है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो याद रखिएगा 1915 में। 15 नंबर है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटरमारिट्सबर्ग, यानी बी ऑप्शन। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार वे ट्रेन में प्रथम श्रेणी के पास होते हुए भी सामान्य बोगी में इन्हें जो है स्थानांतरित किए जाने का प्रयास किया गया था। उन्होंने प्रतिरोध किया इसके विरोध में, तो उन्हें क्या किया गया कि एक रेलवे स्टेशन जिसका नाम था पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, यहां पर जो है इन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। तो याद रखिएगा। 16 नंबर है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो इसका सही जवाब है कलकत्ता अधिवेशन 1901। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। 17 नंबर है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर जो है स्थित है? तो याद रखिएगा अहमदाबाद, यानी बी ऑप्शन। महात्मा गांधी ने 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन के सुविधा के दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। 18 नंबर है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे बताइए, इसे कहा जाता था, इस आश्रम का क्या नाम था? महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था, सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 19 है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो ध्यान रखिएगा, फिनिक्स
महात्मा गांधी ने फिनिक्स डरबन यानी दक्षिण अफ्रीका में 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। प्रश्न संख्या 20 है, गांधी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? गांधी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था बताइए। तो इसका सही जवाब है दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी के द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की और बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहां पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल और सेवा कार्य भी किया था। 21 नंबर है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में क्या करते थे? विश्वास करते थे। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों से नहीं हो सकता है। वह साध और साधना दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। प्रश्न संख्या 22 है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंधन और प्रशासन के लिए सक्रिय करना। 23 नंबर है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? याद रखिएगा, सत्ता, डी ऑप्शन। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था। लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राजविहीन समाज की स्थापना करना चाहते थे। 24 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो आपको मालूम है, सही जवाब है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के भतीजे मगन लाल गांधी के द्वारा सदाग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सदाग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 25 नंबर है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सही जवाब है महात्मा गांधी ने। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण यानी बिहार से सत्याग्रह प्रारंभ किया था। यह जो सत्याग्रह है गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह याद रखिएगा। 26 नंबर है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? आपको बताना है कि वह कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। वो था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण आंदोलन 1917 में भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ या इस सत्याग्रह का शुरुआत किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर किया।
1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगान में छूट न देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया और महात्मा गांधी के द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित क्या रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? बताइए, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते थे? इसका सही जवाब होगा भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए, ए ऑप्शन। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पे सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यह कथन किनका है? कथन है कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी, जो विदेशी वस्त्र हैं इनकी बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यह कथन है महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को जो है राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। 29 नंबर है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या समझता था? ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था, मार्केट समझता था, सी ऑप्शन। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। प्रश्न संख्या 30 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का जो कालक्रम है आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? तो चलिए, और इसका सही ऑप्शन है क्या है? देखिए, जो कालक्रम है, पहले चंपारण, इसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा, इसके बाद असहयोग आंदोलन, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोबारा से यहां पे रिवीजन कर लेते हैं। चंपारण 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918, खेड़ा का 22 मार्च 1918 और असहयोग आंदोलन जो है 1920-22 में हुआ था। तो कालक्रम के अनुसार ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 31 है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो याद रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। 1917 में चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भाग पर जो 3/20 भूभाग है, इस पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से भी जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी जो कर थे, इनकी दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जो है प्रारंभ किया था। 32 नंबर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? बताइए, 4 कथन है, आपको बताना है कौन कथन महात्मा गांधी के बारे में सही है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की थी, बिल्कुल सही है। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, यह भी सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था और वे रस्किन की पुस्तक अन टू दिस लास्ट से जो है सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चारों कथन महात्मा गांधी के संदर्भ में सही है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई।
महात्मा गांधी का अल्प आयु यानी 13 वर्ष की उम्र में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हो चुका था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। 33 नंबर है, महात्मा गांधी ने कहा था उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अन टू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो इस पुस्तक का जो संदेश था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला वो था आपका व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। 34 नंबर है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? तो याद रखिएगा, रस्किन से, थोरो से और टॉल्स्टॉय से, यानी उपयुक्त सभी से। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और कर बंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का जो है आदर करना सीखा और टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है से गांधी जी बहुत अधिक प्रभावित हुए और यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। 35 नंबर है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो बताइए, 4 आंदोलन का नाम दिया गया, आपको बताना है किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। तो स्वदेशी आंदोलन से, ए ऑप्शन। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंध नहीं रखते थे, यानी गांधी जी का जो संबंध है स्वदेशी आंदोलन से नहीं था। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था और उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे। शेष तीनों आंदोलन को जो है गांधी जी ने अपना नेतृत्व प्रदान किया था। और 36 नंबर है, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो बारदौली का जो सत्याग्रह था इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, याद रखिएगा। गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का नेतृत्व किया, जबकि बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। समय याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मिलान करने के लिए पूछा जाएगा। और आज के लिए इतना ही। शेष प्रश्न नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं।